एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आईआर पीक्स पर क्या इफेक्ट होगा। मतलब कि जो आईआर पीक्स हैं वो डाउनवर्ड या अपवर्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वेव नंबर में बात करते हैं। जब भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे हमेशा वेव लेंथ की बात करेंगे, और जब भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे वेव नंबर में बात करते हैं, जिसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वेव नंबर पर क्या इफेक्ट होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं आपको। पहला तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आईआर स्पेक्ट्रा पर क्या इफेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप से होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे। मतलब कि इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कैसे अंतर करोगे, कैसे पहचानोगे कि इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पहचानना है। तो वो भी इसी टॉपिक के अंदर अपना कवर होगा। थर्ड आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और आईआर स्पेक्ट्रा, यानी कि आईआर स्पेक्ट्रा पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। डाइल्यूशन का मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए इसके अंदर ए है, ठीक है, और इसके अंदर भी ए है, ठीक है। अब मैंने सॉल्वेंट डाल दिया बी, इसके अंदर तो डाल दिया बी, तो बी आ गया इस तरह से, और इसके अंदर कुछ नहीं डाला। तो मतलब इस वाले मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया मेरा ये डाइल्यूट हो गया, ठीक है। इसमें ए की कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली से कम होगी। तो इसको बोलेंगे कि जब अगर मान लीजिए मैं ऊपर से कोई सॉल्वेंट डाल देती हूँ तो उस डाइल्यूशन से आईआर स्पेक्ट्रा बढ़ेगा या आईआर स्पेक्ट्रा कम होगा। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स हमारे आज क्लियर होने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, दूसरा इंटरमोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा डिफरेंशिएशन, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आईआर स्पेक्ट्रा पर क्या इफेक्ट होगा। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने फैक्टर्स जब करवाए थे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, 5 तरह के मैंने फैक्टर्स करवाए थे, वो अफेक्ट करते हैं। वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने शॉर्टली लिया था, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब कोई दो एटम, ठीक है, बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड हो और उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। ठीक है, इसकी आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। ऐसा ही दूसरा एच जब इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पर भी प्लस डेल और माइनस डेल आएगा। ठीक है, अब ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, इस पर माइनस डेल पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर पोलैरिटी आ चुकी है। तो अब क्या होगा, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे ऑपोजिट चार्जेस के कारण, माइनस और प्लस। इस चार्जेस के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में। अब क्या होगा, अब देखिए अब क्या होगा, अब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन को खींचेगा। चलो ये मान लीजिए ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस है, दोनों के बीच में क्या है, पोलैरिटी है, तो ये खींचेगा इसको। अब ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा, ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो लंबा हो जाएगा, इस तरह से इलॉन्गेटेड हो खिंच जाएगा, ये खिंच गया बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड खिंच गया तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जब ये इसको खींचेगा या ये इसको खींचेगा तो या ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इलॉन्गेटेड हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। आपको पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि जब ये लंबाई बढ़ गई बंध की तो इसकी शक्ति बंध की कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, और आपको पता है अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इजीली इसको तोड़ सकते हो या इजीली स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, इजीली
करके लंबा हो गया तो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेचिंग की जो पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि कम एनर्जी देने पर ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बंध की शक्ति कम होगी, तो इजीली कम एनर्जी से बॉन्ड हमारा इलॉन्गेटेड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ रही है, बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए कम देनी पड़ रही है, एनर्जी डिक्रीजेस फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्डिंग और कंप्रेसिंग, स्ट्रेच और कंप्रेस करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ रही है। अब आप देखिए एनर्जी कम देनी पड़ रही है, इसका मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी न्यू और न्यू बार एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी बढ़ेगी तो न्यू बढ़ेगा, न्यू बढ़ेगा तो न्यू बार बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी न्यू कम तो न्यू बार कम। हम न्यू बार की बात करते हैं, इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर की बात करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है, क्लियर। अब जब एनर्जी डिक्रीजेस हो गई, न्यू डिक्रीजेस हो गई, मतलब न्यू बार भी हमारी क्या होगी, डिक्रीजेस, यानी कि आईआर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी के अंदर है तो उसकी आईआर स्पेक्ट्रा कम हो जाती है, या आईआर स्पेक्ट्रा लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आई बात समझ में आता है, ठीक है। अब देखिए न्यू बार, क्लियर। अब देखिए आप लोग कि अगर मान लीजिए ये न्यू बार कम होगी तो कितनी कम हुई, दिमाग में आएगा, तो ध्यान रखिए लगभग 150 से 250 या 150 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो वेव नंबर है वो इतना कम हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतनी कमी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि किसी का 3400 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास किसी का स्पेक्ट्रा मिल रहा है, OH का जैसे स्पेक्ट्रा इतना मिलता है, ठीक है। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो लगभग 3200 या 3250, क्लियर, इतना हमें मिलेगा, इतना हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आई बात समझ में आता है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आईआर स्पेक्ट्रा पर क्या इफेक्ट होता है ये देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहां मैं लिख रही हूं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मैंने इधर लिख दिया है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ये देखिए, ठीक है। अब हम दोनों को इसके अंदर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक ही अणु के बीच में होती है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होती है। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं तो अगर OH लिया मैंने, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, इसके बीच में बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्ड, क्लियर। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ऐसा लेती हूं, देखिए OH और मैंने साथ में ले लिया NO2, तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो मैं जैसे पैरानाइट्रोफिनॉल लूं, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड डबल बॉन्ड O, ये इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों दूर है, दोनों एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में काफी दूरी पर है ना। तो अगर ऐसा ही एक मॉलिक्यूल जैसे मैं इसके पास में लेकर आई हूं, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल इसके पास में लेकर आऊं, सेम पैरानाइट्रोफिनॉल, ये लीजिए। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसको कहेंगे इंटर, दो अलग अलग अणुओं के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H बॉन्ड है वो भी कौन सा है, ऊपर मैंने लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैंने इसको किसी एक कंटेनर के अंदर लिया, ये कंटेनर है कोई, इसमें दो मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली है, यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। एक कंटेनर ये है जिसमें दो मॉलिक्यूल सपोज दो मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनॉल के हैं। अब एक चीज देखिए, पहला हम किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में आईआर स्पेक्ट्रा के द्वारा, कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रेचिंग है, बॉन्ड ज्यादा इलॉन्गेटेड हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है बॉन्ड इलॉन्गेटेड हो गया, इसका मतलब इजीली टूट जाएगा, मतलब वेव नंबर कम देनी पड़ेगी, तो न्यू बार, ठीक है, इसके लिए लोअर न्यू बार की मतलब लोअर न्यू बार यानी कम
फ्रीक्वेंसी पर, कम वेव नंबर पर खिसक जाता है। हालांकि ये भी लोअर न्यू बार पर जाएगा, लोअर न्यू बार बट हायर देन इंट्रा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी 150 सेंटीमीटर के आसपास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो 150 सेंटीमीटर के आसपास कम हो गया आईआर स्पेक्ट्रा, तो इसका 200 के आसपास कम होगा। ठीक है, इसकी ज्यादा लोअर आएगी, इसकी भी लोअर आएगी, लेकिन कंपैरेटिवली इसके ये हायर पे मिलेगा। आई बात समझ में? तो पहला डिफरेंस क्या होगा कि अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे इंट्रा या इंटर है, ठीक है, अभी पता नहीं है बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगी, इसका आईआर स्पेक्ट्रा, इसका भी आईआर स्पेक्ट्रा लूंगी, इसका भी आईआर स्पेक्ट्रा लूंगी। ठीक है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आईआर स्पेक्ट्रा तो ऑब्वियस है, दोनों का ही कम पर मिलेगा, कम पीक पर मिलेगा क्योंकि बॉन्ड इलॉन्गेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा कम किसका मिलेगा, इसका ज्यादा कम मिलेगा। ठीक है, और इसका कम तो मिलेगा लेकिन इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। आई बात समझ में? तो जैसे मान लीजिए इसका 150 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास कम हुआ है, ठीक है, तो इसका 200 के आसपास कम हो जाएगा, तो इसकी भी लोअर पर मिलेगी, इसकी भी लोअर पर मिलेगी, बट कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा लोअर पर मिलेगी। ठीक है, दूसरा देखिए, इसकी जो पीक आती है शार्प आती है, इस तरह से आपका आईआर स्पेक्ट्रा आता है, तो शार्प पीक आएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हल्की सी क्या पीक ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हल्की सी पीक, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंटरमॉलिक्यूलर, तो हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर पीक शार्पर है, शार्प पीक है, तो वहां पे कौन सा मिलेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर पीक ब्रॉड है, ब्रॉड पीक मिलती है, ब्रॉड पीक मिलेगी, तो हमारा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहां पर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो हमारा अभी तक हमने दो पढ़ लिए हैं, एक तो लोअर वेव नंबर पे मिलेगा, ये भी लोअर वेव नंबर पे मिलेगा बट हायर कंपैरेटिवली इसके, दूसरा इसकी पीक ब्रॉड आएगी और इसकी पीक शार्प आएगी। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, हमारा थर्ड टॉपिक चलेगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से भी हम इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे और इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अभी मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ, ऊपर से मैंने सॉल्वेंट डाला, ठीक है, सॉल्वेंट में डाल रही हूँ, मान लीजिए कोई भी सॉल्वेंट डाल दिया मैंने, ये सॉल्वेंट डाल दिया, और यहां पे मैं सॉल्वेंट डाल रही हूँ, ये मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, ये सॉल्वेंट डाल दिया, क्लियर। अब मैं दोनों को ही डाइल्यूट कर रही हूँ, इसमें मैंने सॉल्वेंट डाल दिया और इसमें दोनों मॉलिक्यूल है मेरे पास, मैं ऊपर से डाल रही हूँ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब जैसे ही सॉल्वेंट डालूंगी यहाँ पर, तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हुई है, ये सॉल्वेंट इसके बीच में आ जाएगा और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो ब्रेक हो जाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे ही मैंने सॉल्वेंट डाला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर ये शिफ्ट होगा, तो दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, दोनों किस वजह से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जैसे ही सॉल्वेंट आया तो बीच में ये शिफ्ट हो गया, तो ये दोनों के बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनिश हो गई। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं। अब इसमें मैंने सॉल्वेंट डाला, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, अब एक मॉलिक्यूल में तो अंदर सॉल्वेंट जाएगा नहीं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल अंदर सॉल्वेंट गया, दोनों के बीच में सॉल्वेंट आया, तो दोनों के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी नहीं, वो तो पर्टिकुलर अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुई, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। आएगा समझ में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ब्रेक कैसे होगी, सॉल्वेंट जब ऊपर से डाला तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में सॉल्वेंट आया, तो दोनों अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर थी, तो जैसे सॉल्वेंट डाला मैंने तो दोनों मॉलिक्यूल ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी। तो जब मैं डाइल्यूट करती हूँ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, एच बॉन्ड ब्रेक, अनब्रेकेबल, ब्रेक नहीं होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। आई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रा जब इसका लूंगी, फिर मैं यहां तक समझ में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूटी और यहाँ पर टूटी। अब जब मैं इसका स्पेक्ट्रा लूंगी, इसका भी स्पेक्ट्रा लिया आईआर स्पेक्ट्रा और इसका भी आईआर स्पेक्ट्रा लिया, तो देखिए हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा था, हमारी जो आईआर पीक्स हो रही थी वो लोअर की तरफ जा रही थी, 150 से 200 हमारी कम हो रही थी। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं रहा तो पीक भी वापस से अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पीक है, मान लीजिए OH स्ट्रेचिंग पीक है, मान लीजिए 3400
3200 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो 150 से 200 कम हो जाएगी, 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगी। कितने पर आएगी? 30 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगी, ठीक है, यानी कि 200 कम होगी। लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई तो वापस से 3200 से कहां पहुंच जाएगी? 3400 पर। यानी कि जब इसको डाइल्यूट करते हैं ऑन डाइल्यूशन, जब इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो पीक क्या होगा? वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगी, यानी कि 150 से 200 पीक कम हुई थी, जो सॉरी पीक में वेव नंबर कम हुआ था, वापस से अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन वेव नंबर न्यू बार शिफ्ट ऑन हायर वेवलेंथ, हायर वेव नंबर। तो जब डाइल्यूट किया इसको तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी उस वजह से जो न्यू बार है वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम हुई थी। अब अगर इसकी बात करें तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे की ऐसी टूटी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी नहीं, तो नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं। तो थर्ड इसके अंदर डिफरेंशिएट क्या कर सकते हैं कि जब डाइल्यूट करेंगे दोनों को और फिर इनका आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे, अगर आईआर स्पेक्ट्रा में पीक उतनी ही रही जितनी पहले थी, मान लीजिए 3200 की 3200 रही सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी की इतनी ही रही, इसका मतलब कि वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं और उतनी ही उतनी रह गई। लेकिन अगर मान लीजिए पीक वापस से 3200 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स आ गई वेव नंबर, इसका मतलब वहां पर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसकी पीक लोअर आएगी, इसकी भी लोअर जाएगी, लेकिन इसकी हायर होगी कंपैरेटिवली इसकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसकी पीक शार्प आएगी, इसकी ब्रॉड आएगी। थर्ड पॉइंट क्या होगा? जब डाइल्यूट करेंगे दोनों को तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी और वापस से अपना वेव नंबर शिफ्ट हो जाएगा उसी जगह जहां पहले था, जबकि यहाँ पे डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। डाइल्यूशन का इफेक्ट भी पड़ गया, इसी के अंदर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आ गया। अब देखिए जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करती हूँ, C डबल बॉन्ड O, इसको इस तरह से लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O OH। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको होता है हमेशा डाइमर के रूप में होता है OH डबल बॉन्ड O। जब ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आसपास आते हैं तो क्या होगा? उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरह से, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी जो वेव नंबर है वो क्या हो जाएगी? लोअर पर चली जाएगी। आई बात समझ में? तो इसकी जो हाइड्रोजन वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा जाए तो मैंने आपको ऐसे समझा रखा है पहले 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है, लेकिन अगर मान लीजिए इस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी पीक क्या हो जाएगी? इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा? वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आता है? ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मोस्टली होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एमीन, इन तीनों में मोस्टली ऐसा होता है, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड अमीन, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, अभी तक मैंने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड अमीन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप है कोई, तो वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? पीक शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये ले रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। मैंने ये कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, ये क्या है? ये कीटोन है एक तरह से, ठीक है, जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये कीटो फॉर्म है। और आपको पता है कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में इजीली कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो क्या होता है? इस कैसे होगा? ईनो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए ये यहाँ पे गया, ठीक है, ये यहाँ गया, ये इस तरह से आता है। आपको आता होगा कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करना। O डबल बॉन्ड था, अब कौन सा बॉन्ड रह गया? सिंगल बॉन्ड रह गया। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था जो कैसा हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए अपने। ये CH रह गया क्योंकि हाइड्रोजन चला गया। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ये H चला गया, ये H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? आपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर गया तो H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और H प्लस और ये O माइनस, यहाँ पर क्या जुड़ा? OH। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। आपको आती होगी बनाना, कीटो से इनोल कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करना और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को इधर, ऑक्सीजन के बॉन्ड को इधर, क्लियर होगी? ये इनॉल फॉर्म है। अब कीटो फॉर्म में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, ठीक है, लेकिन देखिए इनॉल फॉर्म में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। देखिए ये H और ये ऑक्सीजन, ये लीजिए, ठीक है। इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो OH स्ट्रेचिंग है वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब मैंने कार्बोनाइल ग्रुप लिए तो कार्बोनाइल ग्रुप के कीटो फॉर्म में तो क्या होगा, एज इट इज हमारी वेव नंबर आएगी, लेकिन अगर इनॉल फॉर्म है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो वेव नंबर है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था आज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आईएन स्पेक्ट्रा पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।